दोस्तों, यह कहानी है जबलपुर की, जहां एक छोटे से घर में एक अंधेरे कमरे में किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। कमरे के खिड़की से 2-3 लोग कमरे के अंदर झांक रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ बिना किसी वजह से कमरे की छत को निहारता हुआ चीख रहा है। खिड़की से जो 3 लड़के उसे देख रहे थे उनके नाम थे अंश, भावेश और निखिल। निखिल ने कहा, यह विद्युत पागल हो गया है क्या? ऐसे क्यों चीख रहा है? उस लड़के का नाम विद्युत था, जो न जाने क्यों खुद ही चिल्ला रहा था। उसके साथ कुछ हुआ भी नहीं था, यानी ना ही कोई चोट लगी थी और ना ही किसी ने कुछ कहा था। फिर भी वह ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कि कोई उसे टॉर्चर कर रहा हो। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह चुपचाप लेटा था और बीच बीच में जोर की चीख निकाल रहा था। निखिल ने विद्युत को कहा, विद्युत क्या हुआ? कुछ बता तो सही, आखिर बात क्या है? तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं यार? विद्युत ने उसकी ओर देखा और बहुत ही आराम से कहा, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। निखिल ने उसे दरवाजे खोलने को कहा ताकि वह कमरे में आ सके, लेकिन तने यह कहकर मना कर दिया कि अभी उसे बहुत नींद आ रही है। उसका ऐसा बर्ताव बाकी सबके लिए कुछ अजीब था, लेकिन उन्होंने सवाल करके उसे परेशान नहीं किया और तीनों चुपचाप सोने चले गए। अगली सुबह चारों को कॉलेज जाना था। कॉलेज जाते समय रास्ते में एक टपरी पड़ती थी, जहाँ की चाय वह लोग रोज पिया करते थे, और उस दिन भी चारों चाय पीने के लिए रुके। उस टपरी पर एक 60-62 साल की औरत चाय बनाती थी। भावेश ने उसे तुरंत चाय लाने को कहा। वह औरत हमेशा काले कपड़े पहनती थी, उसके बाल सफेद थे और आंखों में गहरा काजल लगाए रहती थी। उसने तुरंत चारों को चाय बना दिया। भावेश ने कई बार उससे उसके कपड़े के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पति मसीही ही थे और उनके मरने के बाद से वह औरत काले कपड़े ही पहनती थी। अंश ने यह पूछा कि वह टपरी में चाय बनाने का काम क्यों करती है, यानी उसके परिवार में कोई है या नहीं, तो उसने बताया कि वह मां नहीं बन पाई और पति के मरने के बाद वह अकेली रह गई और इसीलिए अपनी रोजी रोटी के लिए उसे यही काम शुरू करना पड़ा। चारों को उसके लिए बहुत बुरा लगता था, इसलिए वह रोज आते और उसके यहाँ चाय पिया करते। उस दिन जब वह चारों चाय पी रहे थे तब विद्युत ने उस औरत की ओर देखा। उस औरत की नजर पहले से ही उसकी ओर थी। वो विद्युत को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराई और विद्युत को अचानक पसीने आने लगे। विद्युत ने अपनी नजर घुमा ली। उनके जाने के बाद उस औरत ने देखा कि विद्युत के कप में थोड़ी सी चाय बची हुई थी। उसे उसने उठाया और एक थैले में भर कर रख लिया। जब चारों कॉलेज में अपने अपने क्लास में बैठे हुए थे तब विद्युत का ध्यान कहीं और था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बार बार उसके चेहरे पर पसीने आ रहे थे। उसके टीचर ने यह नोटिस किया और कहा, क्या हुआ विद्युत, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? तो उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वह घर जाना चाहता है। उसके टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी और वह अपने दोस्तों को बिना बताए वहां से घर चला गया। शाम के समय उसके दोस्त घर पहुंचे। उसके दोस्त विद्युत को लेकर परेशान थे और जब उन्होंने घर में कदम रखा तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह सीधा विद्युत के कमरे में गए और उन्होंने देखा कि विद्युत तकिए में अपना चेहरा छुपाए हुए रो रहा था। अंश ने उससे इसकी वजह पूछी, लेकिन उसकी आवाज सुनकर अचानक वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके दोस्त घबरा गए यह सोचकर कि उसे क्या हो गया, वह ऐसी हरकत आखिर क्यों कर रहा है। उन्होंने ने सोचा कि तुरंत उसके माँ बाप को वहां बुला लेना चाहिए, शायद विद्युत अपनी बात उन्हीं से साझा कर पाए। उन्होंने तुरंत उसके पेरेंट्स को कॉल करके सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि वह लोग विद्युत को लेकर उनके गांव आ जाए। उसके दोस्तों ने फिर 2 दिन के बाद गांव जाने का प्लान बना लिया। उस रात तो विद्युत कमरे से बाहर नहीं आया। सारी रात वह रोए जा रहा था।
अगली सुबह जब वह बाहर निकला तो उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे, जैसे वह कई रातों से सोया ना हो। उसके दोस्तों ने उसे कहा कि वह लोग उसके गांव जाएंगे और यह बात सुनकर वह काफी खुश हो गया और आखिरकार 2 दिन के बाद वह लोग उसके गांव कुंडम में पहुंच गए। विद्युत के माँ बाप ने जब उसे देखा तो वह भी हैरान हो गए, क्योंकि विद्युत बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे। उसकी माँ ने कहा, यह क्या हालत बना रखा है तूने, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं तुझे? तो विद्युत ने कहा कि वह ठीक है। उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं हुआ, वह पहले से बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था। 2-3 दिन तो वहां विद्युत आराम से था, कोई अजीब हरकत नहीं की उसने, लेकिन फिर उसका वजन अचानक से गिरने लगा। दिन बदन वह कमजोर होता चला गया। उसके दोस्त और उसके माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे और ऊपर से विद्युत स्वभाव से चिड़चिड़ा सा हो गया था। और फिर एक रात उसे खाना खाने की इच्छा भी नहीं हुई। उसकी माँ ने कहा, अगर वह बिल्कुल नहीं खाएगा तो वह बीमार पड़ जाएगा। उसका शरीर वैसे ही गिरता जा रहा था, लेकिन विद्युत को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने कहा, अरे मुझे भूख नहीं है, अब जबरदस्ती खिलाओगी क्या? जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। यह सुन उसकी माँ बेचारी निराश हो गई और वहाँ से चली गई। निखिल भी वहीं पर था। उसने विद्युत का ऐसा बर्ताव देखकर कहा, अरे क्या हुआ भाई? तो उनका मन रखने के लिए नहीं खा सकता था? तो विद्युत ने कहा, अबे साले तू ज्यादा ज्ञान मत दे, चल निकल यहाँ से। निखिल और उसके दोस्त उसके बर्ताव से गुस्से में आ रहे थे। उन्होंने फिर विद्युत को कुछ नहीं कहा। अगले दिन विद्युत ने नाश्ता और दोपहर को खाना भी नहीं खाया। उसकी खाना खाने की इच्छा पूरी तरह से मर गई थी। लेकिन रात को उसके दोस्तों ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की। बार बार कहने पर विद्युत ने थोड़ा बहुत खाना खाया और सोने के लिए चला गया। लेकिन रात के 12 बजे के आसपास उसके दोस्तों को आवाज आई। वो आवाज सुनकर वह उठे और उन्होंने देखा कि विद्युत बाथरूम में था और उल्टियां कर रहा था, और वह भी खून की उल्टी। उसके दोस्तों ने तुरंत उसके माता पिता को बताया और वह लोग तुरंत उसे लेकर पास के अस्पताल में गए। डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की, लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया। अब यह परेशानी की बात थी कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी विद्युत के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। अब उसके माता पिता का ध्यान भटककर इस बात पर गया कि जरूर उनके बेटे के साथ किसी ने कुछ किया है, वरना ऐसे ही किसी की हालत नहीं बिगड़ती है। हालांकि उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके माता पिता ने सोचा कि जल्द ही विद्युत को किसी अच्छे पंडित के पास लेकर जाना होगा। उन्हें लगा कि विद्युत की गृह दशा भी खराब हो सकती है। और फिर अगले दिन उन्होंने एक पंडित से बात की और पंडित ने कहा कि 2 दिन के बाद उनके आश्रम में आए। उस रात विद्युत ने फिर से खाना नहीं खाया, लेकिन उसकी माँ उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। वह इतना दुबला पतला हो चुका था कि उसके शरीर की सारी हड्डियां नजर आ रही थी। उसकी माँ उसके लिए फिर से उसकी पसंद का खाना बनाकर लाई और खाने को कहा। यह देखकर विद्युत को बहुत गुस्सा आया। खाना देखकर उसने तुरंत ली को लात मारकर गिरा दिया। विद्युत ने फिर से अपनी माँ के ही बाल खींचे और बोला, एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुझे बोल दिया ना कि मुझे खाना नहीं खाना, जा यहाँ से, और अब खाने को मेरे पास भी लेकर मत आना। विद्युत ने उन्हें धक्का मार दिया और वह जमीन पर गिर गई। डर के मारे उसकी माँ थरथरा रही थी। पहली बार विद्युत ने ऐसा कुछ किया था। उसके दोस्तों ने सब कुछ कमरे के बाहर खड़े होकर देखा और डर के कारण उनका भी खून ठंडा पड़ गया था। भावेश ने कहा, इसे जरूर कुछ हो गया यार, काका काकी सही कह रहे थे, इसका इलाज तो करवाना ही होगा। तब से कोई भी विद्युत के करीब नहीं जा रहा था और करीब 15 दिन हो गए थे विद्युत के ऐसे बर्ताव को। दिन में तो वह शांत रहता था, लेकिन रात होते ही ना जाने उसे क्या हो जाता था।
फिर दिन में ही उसे लेकर सब लोग पंडित के आश्रम चले गए। उन्होंने विद्युत का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज चेक की और उसकी आंखों में भी देखा। उन्होंने कहा, नजर वगैरह का चक्कर है, इसे ठीक करने के लिए हवन करवाना होगा, लेकिन उसमें कम से कम 40,000 का खर्चा आएगा। विद्युत के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से तो उनका घर चल रहा था और पढ़ाई के लिए भी उन्हें विद्युत को पैसे देने होते थे। उन्होंने कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन पंडित ने उससे कम पैसे में मदद करने से मना कर दिया। अब आखिर में युद्ध के माता पिता के पास सिर्फ घर गिरवी रखने का ही रास्ता था। 2 दिन में घर गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम कर दिया गया और पंडित ने हवन करने के लिए हाँ कह दिया। फिर अगले ही दिन उनके घर में हवन हुआ। पंडित को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह हवन करके वहां से अपने आश्रम लौट गया। सब लोग निश्चिंत हो चुके थे यह सोचकर कि अब वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीद के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम का समय था जब विद्युत की मां रात के लिए खाना बनाने में लगी हुई थी। तभी उसे किचन के बाहर से कुछ आवाज आई। वह तुरंत बाहर आ गई और उसने देखा कि विद्युत घर की चीजें तोड़ रहा था। वह सब कुछ जमीन पर पटक रहा था। एक भी ऐसी चीज नहीं बची थी जो सही सलामत अपनी जगह पर रखी हो। निखिल, भावेश और अंश उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। विद्युत अजीब तरीके से चिल्ला रहा था, साथ ही वह अपने दोस्तों को धक्का देकर सब चीजों को तोड़ फोड़ रहा था। भावेश ने जैसे तैसे करके उसके दोनों हाथ पकड़े और तीनों दोस्तों ने मिलकर उसे एक कुर्सी से बांध दिया। विद्युत खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। बाल बिखरे पड़े थे, शर्ट पसीने से भीग चुकी थी, आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसकी माँ उसकी हालत देख कांप रही थी। भावेश ने उससे पूछा, क्या हो गया है भाई तुझे? तू यह बता, तुझे क्या ऐसा महसूस हो रहा है? हम तेरी मदद करने के लिए ही तो आए हैं यार। यह सुनकर विद्युत थोड़ा शांत हुआ और बोला, मुझे खाना देखकर बहुत गुस्सा आता है यार। मुझे भूख लग रही है, लेकिन कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है। मुझे कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसकी प्रॉब्लम किसी को समझ नहीं आ रही थी। कोई दवा भी काम नहीं आ रही थी और अब तो पंडित के ऊपर भी पैसे फालतू में बर्बाद हो चुके। यह सारी चीजें देखकर विद्युत के पिता ने कहा कि एक बार फिर से उसे किसी पंडित को दिखाना होगा, लेकिन इस बार वह पहले अच्छे से पता करेंगे कि उसका किया हुआ उपाय काम आता भी है या नहीं। तब से विद्युत को कमरे में ही रहने के लिए कहा गया। उसके सामने कोई खाने पीने की बात भी नहीं करता था और ना ही उसे खाने के लिए कुछ दिया जाता था। उसका शरीर पूरा कांटा हो चुका था। 2 दिन के अंदर किसी तरह से विद्युत के पिता ने एक तांत्रिक के बारे में पता किया जो इस तरह की बाधाओं से छुटकारा दिलाने का दावा करता है। बिना देर किए विद्युत को तांत्रिक के पास ले जाया गया। उस समय रात के 1 बज चुके थे और तांत्रिक शमशान में बैठकर रात के समय ही लोगों को शमशान में बुलाया करता था। विद्युत तांत्रिक के सामने बैठ गया। तांत्रिक उस समय कोई साधना कर रहा था। विद्युत के पिता ने उसे आवाज दी और कहा, बाबा अपने बेटे को ले आया हूँ मैं, अब आप ही इसका उपाय बताओ, क्या हो गया है इसे? तो तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और विद्युत के शरीर को देखा। उसका शरीर न केवल सूखता जा रहा था बल्कि काला भी होता जा रहा था। तांत्रिक ने पूछा, कितने दिन से इसकी यह हालत है? उसके दोस्त कुछ सोच में पड़ गए और फिर बोले कि उसकी ऐसी हालत हुए करीब 20 दिन हो गए हैं। तांत्रिक ने उसका हाथ पकड़ा और कुछ बुदबुदा नहीं लगा। फिर झटके से आंखें खोलकर उसने कहा, तंत्र विद्या की गई है इसके ऊपर, और वह भी कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। विद्या की मां ने पूछा कि कोई ऐसा क्यों करेगा? किसी की विद्युत के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है?
तो तांत्रिक ने कहा, अब यह तो विद्युत ही बताएगा कि इसने किसके साथ क्या किया है। वह चुपचाप बैठा था, उसने एक लफ्ज भी नहीं निकाला। सबकी नजरें विद्युत की तरफ ही थी, तो निखिल ने कहा, पिछले 2 साल से तो यह हमारे साथ है बाबा, इसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसकी गारंटी लेते हैं हम। फिर कोई ऐसा क्यों करेगा इस पर? तांत्रिक ने कहा, अब यह बात मैं तो नहीं जानता, लेकिन इसका तोड़ मुझे पता है, लेकिन वह करना आसान नहीं है। इसके लिए पहले तो 00000 लगेंगे। विद्युत के माता पिता के चेहरे का रंग गायब हो गया। पहले ही घर गिरवी था और अब उनके पास गिरवी रखने के लिए खेत के अलावा और कुछ भी नहीं था, पर वह उनकी रोजी रोटी थी जिसे वह किसी भी हाल में गिरवी नहीं रखना चाहते थे। तो तांत्रिक ने कहा, इसकी काट के लिए हमें एक लावारिस की जरूरत होगी, बहुत सारी तैयारी करनी होगी, इसलिए इतना पैसा तो लगेगा ही। अब कोई चारा भी नहीं था। विद्युत के माँ बाप मान गए और अगले ही दिन पैसों का इंतजाम करके उन्होंने तांत्रिक को पैसे दे दिए। और फिर 2 दिन के बाद तांत्रिक ने उन सब लोगों को फिर से शमशान में आने को कहा। सब लोग शमशान में पहुंचे, जहां पहले से एक लाश पड़ी हुई थी और तांत्रिक चेता की तैयारी कर रहा था। उस तांत्रिक ने विद्युत को उस चेता के पास बैठा दिया और उसे अपने कपड़े उतारने को कहा। विद्युत कपड़े निकालकर बैठा रहा। फिर तांत्रिक ने उसके चेहरे और ऊपरी शरीर पर राख लगा दी। फिर उस लाश को चेता की लकड़ी पर रखकर उसे आग लगा दी। सब उस लाश को जलते हुए देखने लगे। उस लाश के जलने से कुछ तरल पदार्थ निकलने लगा। वह लाश आधी जल चुकी थी, जिसे तांत्रिक ने चेता से निकाल लिया और सबके सामने उस लाश को टुकड़ों में काटने लगा। यह देखकर सबको घिन आ रही थी। फिर तांत्रिक ने विद्युत से कहा, अब तुम्हें यह खाना है। सबका खून जैसे मम हो गया। तांत्रिक की यह बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। विद्युत ने चिल्लाकर कहा, पागल है क्या तूने मुझे नरभक्षी समझ रखा है? यह घिनौना काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो तांत्रिक ने कहा, अगर उसने यह नहीं किया तो उसकी तंत्र विद्या का काट नहीं होगा। विद्युत के दोस्त भी सुन पड़ गए थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तांत्रिक ने कहा, खाओ इसे वरना ऐसे ही तड़पते हुए मर जाओगे। विद्युत के मरने की बात सुनकर उसके माँ बाप डर गए और उन्होंने भी कहा, खा ले विद्युत, जान बच जाएगी तेरी। विद्युत ने कहा कि वह किसी भी हाल में शको नहीं खाएगा। तांत्रिक ने उसके दोस्तों को कहा, इसे जबरदस्ती खिलाना होगा, हाथ पकड़ो इसका। विद्युत के दोस्त अपनी जगह से नहीं हिले। विद्युत ने कहा, वह मरना पसंद करेगा लेकिन यह काम नहीं करेगा का। विद्युत के दोस्त ने भी विद्युत की बात को सही माना, क्योंकि अगर उसकी जगह वह भी होते तो ऐसा नहीं करते। फिर चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। भावेश ने कहा, कोई जरूरत नहीं है विद्युत को यह लाश खाने की, चल विद्युत यहाँ से, और तू तांत्रिक अभी के अभी पैसे वापस कर। तांत्रिक ने गुस्से में कहा, कौन से पैसे? सारे पैसे तो इस तैयारी में खर्च हो गए। अब तुम्हारा दोस्त ही मरना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ यहाँ से, चले जाओ। विद्युत की माँ ने कहा, नहीं नहीं विद्युत, यह लाश खाएगा, मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकती बाबा। विद्युत उनकी बात सुनकर शॉक्ड था। उसने बार बार मना किया लेकिन उसकी मां मानने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए विद्युत वहां से भाग गया। उसके दोस्तों ने उसका पीछा किया लेकिन ना जाने विद्युत पल भर में आंखों के सामने से कहां ओझल हो गया। उसके दोस्तों ने सब जगह उसे ढूंढ लिया लेकिन विद्युत कहीं भी नहीं मिला। विद्युत भागते हुए गांव के बाहर पहुंच गया था। रात के 2 बज गए थे और हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था। विद्युत की सांसें तेज हो गई थी और कमजोरी और कम नींद के कारण सिर में भयानक दर्द शुरू हो गया। वह अपना सर पकड़कर सर कपर ही बैठ गया। वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने किसी के साथ क्या बुरा किया है जो कोई उसके साथ ऐसा कुछ कर रहा। तभी उसे टपरी वाली बूढ़ी औरत का ध्यान आया, जिसे देखते ही विद्युत की हालत खराब हो जाती थी।
लेकिन उसने उसके साथ ऐसा कुछ भी बुरा नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ वह बूढ़ी औरत किसी शमशान में बैठे हुए एक पुतले पर कुछ तंत्र विद्या कर रही थी। उसके सामने विद्युत की फोटो थी। खुले सफेद बाल में वह औरत उस समय और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन खून के उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था। उस पुतले को वह बार बार कपड़े की तरह निचोड़ रही थी और शमशान में कई लवार लाशों को जलाया जा रहा था, जिनके ताव के बीच बैठकर वह यह सब कुछ कर रही थी। अपना काम करने के बाद उसने कहा, कुछ दिन और पूजा, तेरी मौत का बदला पूरा हो जाएगा। फिर उसके हाथ में एक तस्वीर थी जो कि पूजा की थी। पूजा उसकी बेटी थी जो सिर्फ 21 साल की उम्र में ही मर गई, वह भी आत्महत्या की वजह से। उस औरत ने कहा, आज भी याद है मुझे जब 2 महीने पहले तूने मेरी गोद में ही दम तोड़ा था। बेटी, उस दिन कसम खाई थी मैंने कि तेरे साथ गलत करने वाले उस लड़के को अच्छी खासी मौत दूंगी। तभी उसके पास एक अघोरी आए जो कि उसी शमशान में साधना करते थे। उन्होंने उस औरत से कहा, ऐसा आखिर क्या हुआ था पूजा के साथ जो तुम्हें यह सब करना पड़ रहा है? आज तक तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। मैंने तुम्हें यह तंत्र विद्या सिखाई, लेकिन आज मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। उस औरत ने अघोरी की तरफ देखा और अचानक रोने लगी। वह अघोरी कोई और नहीं बल्कि पाताली अघोरी थे। उसने विद्युत की तस्वीर दिखाई और कहा, 2 महीने पहले मेरी बेटी के साथ कॉलेज मैंने बलात्कार किया था। पाताली अघोरी उसकी बात सुन चौंक गया। उस औरत ने कहा, पूजा उस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन इस लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की और इसलिए पूजा ने अपनी जान दे दी। मरते समय उसने मुझे अपने साथ हुई जबरदस्ती के बारे में बताया और उस लड़के का नाम भी लिया। मैं नहीं जानती थी कि विद्युत कौन है, लेकिन कॉलेज में पता करने पर कुछ लड़कों ने मुझे इसकी तस्वीर दिखाई। तब से मैंने कसम खा ली थी मैं अपनी बेटी का मौत का बदला जरूर लूंगी और उस लड़के को तड़पा तड़पा करके मारूंगी। तो पाताली अघोरी ने कहा, अच्छा इसीलिए तुमने मुझसे सखिया मसान लगाने की विधि सीखी और अब तुम उसे 42 दिनों के अंदर मार दोगी। उस औरत ने हाँ में सिर हिलाया और अघोरी ने भी कहा कि ऐसे इंसान की मौत होनी ही चाहिए। उस औरत को 20 दिन हो चुके थे इस विद्या को करते हुए और 22वें दिन विद्युत की मौत होनी थी। तब तक वह विद्युत को और तर पाने वाली थी। अघोरी ने बताया कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और तब तक उस औरत को खुद ही सावधानी से तंत्र विद्या करनी होगी। वह औरत मान गई और फिर 2 दिन के बाद वह अघोरी कुंडम गांव के पास आए, लेकिन विद्युत अभी भी घर नहीं लौटा था। उसके दोस्त और माता पिता गांव के आसपास विद्युत को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन विद्युत का कोई अता पता नहीं था। उसे ढूंढते हुए उसके दोस्त पहुंच गए गांव के बाहर, जहां वह एक आदमी से विद्युत की तस्वीर दिखाकर पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने उसे देखा है, लेकिन जो भी उन्हें मिलता वह उन्हें ना ही कह देता था। इतने में ही चलते चलते हड़बड़ी में अंश किसी से टकरा गया और वह कोई और नहीं बल्कि वही पाताली अघोरी थे। अंश ने कहा, माफ करना बाबा, गलती से हो गया। अघोरी बिना कुछ कहे जा रहे थे कि तभी अंश ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा आपने इसे कहीं देखा है क्या? अघोरी ने जब विद्युत की तस्वीर देखी तो वह है राम रह गए। उन्होंने अंश का चेहरा देखा और पूछा कि यह कौन है? तो अंश ने कहा कि वह उनका दोस्त है जो घर से भाग गया है और वह उन्हें ढूंढ रहे हैं। इसके बाद अघोरी ने कुछ सोचा और कहा कि उन्होंने उसे नहीं देखा, लेकिन भावेश ने कहा, बाबा एक बार ध्यान से देखो, बहुत परेशान है। हम ना जाने वह बेचारा कैसा होगा, वैसे ही ना जाने किस किए की सजा मिल रही है उसे। तो अघोरी ने कह दिया कि उसे उसकी किए की सजा ही मिल रही है। यह बात सुनकर तीनों दोस्त उन्हें है रानी से देखने लगे। अघोरी
ने कहा कि अब विद्युत को कोई नहीं बचा सकता। निखिल, भावेश और अंश घबरा गए। उन्होंने पूछा, यह आप क्या कह रहे हो बाबा? विद्युत तो बहुत ही सीधा साधा इंसान है, उसने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर क्यों सजा मिलेगी उसे? तो अघोरी ने कहा कि जो विद्युत ने किया है उसकी सजा सिर्फ मौत ही है, जो जल्द ही उसे मिल जाएगी। यह कहकर वह जाने ही वाले थे, लेकिन तीनों को समझ आ गया था कि वह अघोरी विद्युत के बारे में जानते हैं, और इसीलिए उन तीनों ने उन्हें जाने नहीं दिया और विनती करने लगे कि वह विद्युत के बारे में जो जानते हैं वह बता दे। अघोरी को लगा कि शायद विद्युत के गलत काम के बारे में उसके दोस्तों को जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने बता दिया कि विद्युत ने कॉलेज में एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था और उस लड़की ने अपनी जान दे दी, जिसके बाद उस लड़की की मां विद्युत के साथ यह सब कर रही है। उनकी बात सुनकर उसके दोस्तों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अघोरी ने शुरू से उन्हें सारी बात बताई कि कैसे पूजा की मां ने विद्युत की झूठी चाय के जरिए उस पर सूखा मसान चलाया था और अब 42वें दिन विद्युत की मौत होने वाली है। तीनों दोस्तों का खून ठंडा पड़ गया था। यह सुनकर उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कब और कैसे हुआ, क्योंकि विद्युत पूजा नाम की किसी भी लड़की को जानता तक नहीं था। तो भावेश ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, विद्युत कभी ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। उस लड़की की मां को गलत खबर दी गई है। बाबा, विद्युत तो पूजा नाम की किसी लड़की को जानता तक नहीं। तभी अंश ने एक चौंका देने वाली बात कही, और यह कि उनके कॉलेज में विद्युत नाम का एक और लड़का है जो उनका सीनियर है। अंश ने कहा, वह बहुत घटिया लड़का है, हमेशा दूसरों को परेशान करता है। हो सकता है कि वह लड़की उस विद्युत की बात कर रही हो। यह सुनकर अघोरी भी चौंक गया और उन्हें सोचा कि कहीं सच में किसी निर्दोष को सजा तो नहीं मिल रही। तब उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो एक निर्दोष की जान चली जाएगी। विद्युत के दोस्तों ने उनसे विनती की कि वह पूजा की मां को रोक दें, और अघोरी भी तुरंत उन्हें लेकर वापस शहर की ओर निकल पड़े। रात तक वह लोग उस शमशान में गए जहां पूजा की मां फिर से सखिया मसान की विधि शुरू करने जा रही थी, लेकिन अघोरी ने उसे रोक दिया। यह देखकर पूजा की मां ने कहा, आप मुझे क्यों रोक रहे हो बाबा, और यह लोग कौन है? अघोरी ने पूजा की मां को सारी बात बताई, जिसे जानकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह लोग अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरी बेटी का अपराधी वही लड़का है। तो अघोरी ने कहा कि वह गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठा सकती, वरना एक निर्दोष की जान चली जाएगी और साथ ही उसकी बेटी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। विद्युत के दोस्तों ने कहा कि जिस विद्युत ने पूजा के साथ गलत किया वह उनका सीनियर है, और पूजा नाम की कोई भी लड़की भावेश, निखिल, अंश और विद्युत के किसी भी क्लास में थी ही नहीं। उन्होंने कहा, हम सच कह रहे हैं, चाहे तो आप खुद ही पता करके देख लेना। पूजा की मां सब कुछ सोच रही थी। वह भी जानती थी कि अगर उसने गलत विद्युत को मार दिया तो पूजा का बदला पूरा नहीं हो पा, इसलिए उसने अघोरी से कहा कि वह खुद इस बात का पता लगाए। अघोरी के पास हर तरह की सिद्धि थी, जिसके चलते वह किसी कभी भूतकाल भी देख सकते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत हवन की अग्नि जलाई और कुछ बुदबुदा लगे आंखें बंद करके वह सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली और कहा, बुरी खबर है तुम तीनों के लिए भी और पूजा की मां के लिए भी। सबका मन बैठा जा रहा था। विद्युत के दोस्तों ने कहा कि वह साफ साफ बताएं कि आखिर हुआ क्या है। तो अघोरी ने कहा, पूजा का असली गुनहगार वह विद्युत है जो उसके साथ उसी की क्लास में पढ़ता था।
यह सुनकर जहां पूजा की मां का दिल दहल गया, वहीं विद्युत के दोस्तों को राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उनकी भी सांसें थम गई जब अघोरी ने उन्हें बताया, तुम्हारे दोस्त विद्युत की मौत हो चुकी है। निखिल, भावेश और अंश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, क्या? पर कैसे बाबा? आपने तो कहा था कि 22वें दिन ही उसकी मौत होगी। तो अघोरी ने कहा, उस तांत्रिक के झूठे उपाय से बचने के लिए वह वहां से भागा था और शहर वापस जाना चाहता था, इसलिए उसने शहर जाने वाली बस पकड़ ली, लेकिन रास्ते में ही उस बस का एक्सीडेंट हो गया और उसी हादसे में वह चल बसा लावारिस समझकर उसके शव को जला दिया गया है। सारी बात उनके कानों में गूंजने लगी। उन्होंने इतनी कोशिश के बाद भी अपने दोस्त को खो दिया। अगर विद्युत ना भागा होता तो शायद जिंदा होता। वह यही सोच रहे थे कि यह बात उसके माता पिता को कैसे बताएंगे, जिसे बचाने के लिए उन्होंने अपना घर और खेत भी गिरवी रख दिया था। वहीं पूजा की मां विद्युत की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। उसने कसम खाई कि पूजा के असली गुनहगार को उससे भी ज्यादा तड़पा के मारेगी और अपना प्रायश्चित करने के लिए पूजा की मौत का बदला लेने के बाद खुद भी अपनी जान दे देगी। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। हम